हेलो स्टूडेंट, हम जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और हमने जो है अब तक गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश का अध्ययन कर लिया है। मतलब दिल्ली सल्तनत के 4 वंशों का अध्ययन कर लिया है और आज जो है हम एक नए वंश का अध्ययन करेंगे। एक नए वंश का अध्ययन करेंगे जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। क्या था? अंतिम वंश था। आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत पर जो है कुल 5 वंशों ने शासन किया था। कितने वंशों ने शासन किया था? 5 वंशों ने शासन किया था। पहला गुलाम वंश था, दूसरा खिलजी वंश था, तीसरा तुगलक वंश था, चौथा सैयद वंश था और 5वां लोधी वंश था। ये अंतिम वंश था, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1451 से लेकर 1526 तक होता है। 1451 से लेकर 1526 में तक होता है। 1526 में क्या होता है कि 1526 में बाबर भारत पे आक्रमण करता है ना। और 1526 में पानीपत के युद्ध में जो लोधी वंश का अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोधी, उसको पराजित करके मार देता है और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। तो इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और उसके स्थान पर एक नया वंश आता है, वो कहलाता है मुगल वंश। क्या कहलाता है? मुगल वंश, जिसका संस्थापक बाबर था। तो आज जो है हम इसी वंश के बारे में पढ़ेंगे जो अंतिम वंश था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोधी वंश। लोधी जो थे, अब जैसे अपनी पढ़ने की परंपरा है कि हम कोई भी टॉपिक की शुरुआत करने से पहले, कोई भी वंश की शुरुआत करने से पहले हम उसके बारे में जानते हैं कि वो थे कौन। जैसे हमने जाना था कि आपके खिलजी कौन थे, तुगलक कौन थे, हाँ, गुलाम वंश के शासक कौन थे, सैयद कौन थे। कल हमने वीडियो में जाना था कि सैयद कौन थे, ठीक है। आज हम जानेंगे कि लोधी कौन थे। लोधी कौन थे? देखो, लोधी जो है एक क्षेत्र है अफगानिस्तान का क्षेत्र। देखो, पाकिस्तान है इधर, है ना, यहाँ पाकिस्तान है। पाकिस्तान के टच होता हुआ क्या कौन सा क्षेत्र है? अफगानिस्तान। कौन सा क्षेत्र है? अफगानिस्तान, जो प्राचीन भारत में भारत का एक पार्ट था। अफगानिस्तान का पार्ट था। पाकिस्तान तो 1947 तक था, लेकिन इससे पहले अफगानिस्तान का कुछ पार्ट भी हमारे इंडिया में आता था, ठीक है। तो इस क्षेत्र में, अफगानिस्तान क्षेत्र में जो है कौन रहते हैं? अफगान। वहाँ के निवासी क्या कहलाते हैं? अफगान, ठीक है। उन्हीं अफगानों में अफगानों की एक शाखा है लोधी। अफगानों की एक शाखा क्या है? लोधी, ठीक है। लोधी अफगानों की एक शाखा। जैसे हमारे यहाँ जाति व्यवस्था होती है ना, जाति में उपजाति वगैरह, हाँ, गोत्र वगैरह ये होते हैं ना, वैसे ही जो है लोधी वंश जो था मूल रूप से क्या था? अफगान थे। अफगानिस्तान के रहने वाले थे, अफगान थे। और लोधी शाखा थी। लोधी शाखा में जो है आपके फिर आता है साउखेल। साउखेल जो है कुटुंब था उनका, साउखेल कुटुंब था, ठीक है। तो लोधी वंश अब मतलब अफगानों की एक शाखा थी लोधी वंश। उन्हीं में से जो है साउखेल एक कुटुंब था, ठीक है। साउखेल एक कुटुंब था। जैसे अपने गोत्र वगैरह होती है ना, तो इस बारे में पूछे, जैसे आपसे सवाल पूछा जाए कि लोधी वंश जो है कहाँ के रहने वाले थे? अफगानिस्तान के रहने वाले थे, ठीक है। वो किस कुटुंब से रिलेटेड करते थे? कौन सी शाखा से? साउखेल शाखा से संबंधित थे, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब जो अफगानिस्तान के एरिया में जो लोग रहते हैं, अफगानिस्तान आपको पता है कि डेजर्ट एरिया है। डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, दूर दूर तक पानी नहीं है, सब चीज की जो है मतलब कष्ट में कंडीशन है, ठीक है। इसके अलावा वहां पर पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। और पहाड़ियों में जो है जीवन जो है थोड़ा कष्ट में होता है। जहां पर पहाड़ी क्षेत्र होता है वहां जीवन कष्ट में होता है, और जहां पर जीवन कष्ट में होता है वहां पर जो है इंसान मजबूत होता है, इंसान मजबूत होता है। तो इसीलिए जो अफगान लोग हैं वो बहुत ही मजबूत थे। इनका कद जो है मतलब कद लंबा होता, रंग गोरा होता था, ठीक है, और हष्ट-पुष्ट होते थे, है ना। बिल्कुल आपने अफगानों को देखा है ना। अफगानों में कई मूवी में दिखाते हैं, है ना, आपके जो है उसमें दिखाते हैं, क्या बोलते हैं उसमें, बाहुबली में दिखाते हैं, वो अफगान आता है हथियार बेचने के लिए, है ना। और एक वो जो अमिताभ बच्चन की एक पुरानी फिल्म आती है जिसमें पठान का रोल करता है, वो अफगान और पठान एक ही है, ठीक है। तो उनको हष्ट-पुष्ट, ताकतवर ऐसे बलिष्ठ बताया जाता है, ठीक है। लेकिन इनको जो है बाकी जो मुस्लिमों में जो जातियां तुर्क है वगैरह ये है ना, ये इनको है ही मानते हैं। इनको मतलब है दृष्टि से देखते हैं कि भाई वो इस काबिल नहीं है। इनको वो बर्बर मानते हैं। क्या मानते हैं? इनको बर्बर मानते हैं कि क्योंकि ये जो है उनका रहन सहन का जो तरीका है, ये 2 वक्त की रोटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको 2 वक्त की रोटी आसानी से नहीं मिलती है। 2 वक्त की रोटी आसानी से नहीं मिलती है, इसलिए जो है ये लोग जो है इनको हैदरशीर देखते थे। जबकि तुर्क वगैरह जो थे वो तो शासक वर्ग था। क्या था? शासक वर्ग था, ठीक है।
तो इस प्रकार ये जो लोदी है यहाँ के रहने वाले थे अफगानिस्तान के। बाद के समय में क्या हुआ कि जब भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जब भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उन्होंने क्या किया, अफगानों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया, अफगानों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वो सेना के रूप में सैनिक के रूप में कार्य करने लगे। अब लेकिन वो बहादुर तो थे, ताकतवर भी थे, लेकिन उतना दिमाग नहीं था उसके अंदर, उनके अंदर इतना दिमाग नहीं था। तो ज्यादातर वो जो है सैनिक बन के रहते थे। क्या बन के रहते थे? सैनिक बन के रहते थे। उनको ऊंची पोस्टों पर, ऊंची पदों पर जो है नियुक्त नहीं किया जाता था। ठीक है, लेकिन बाद में तुगलक काल के परवर्ती जो शासक थे और सैयद काल में, सैयद वंश के काल में कुछ अफगानों ने अपनी पोजीशन बढ़ाई और बाद में जो है अपनी पोजीशन बढ़ा के जो है वो दिल्ली के शासक बन गए। और उनमें से एक था बेहलोल लोदी। कौन था? बेहलोल लोदी। ठीक है, बेहलोल लोदी पहला व्यक्ति था जिसने मतलब जो है अफगान वंश की स्थापना की। ये अफगान थे, ठीक है, वो बाकी वाले तुर्क थे। ठीक है, इसने अफगान वंश की स्थापना की। किसने? बेहलोल लोदी ने। और पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि सैयद वंश का जो अंतिम शासक था, सैयद वंश का अंतिम शासक का क्या नाम था? अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, और वो जो है अपने वजीर से झगड़ा करके दिल्ली छोड़ के बदायूं चला गया था। और उस वजीर ने जो है बेहलोल लोदी को इनवाइट किया था कि भाई आप आके शासन सत्ता संभालो। और वजीर ने सोचा कि मैं जो है शासन सत्ता संभाल लूंगा और ये जो है नाम मात्र के लिए शासक बना रहेगा। लेकिन बेहलोल लोदी बहुत होशियार आदमी था और उसने जो है वजीर को मार्ग से हटा दिया और खुद शासक बन गया। और शासक बनने के बाद उसने अलाउद्दीन आलम शाह को कहा कि साहब आओ, पधारो, है ना, मैंने उसको मार दिया वजीर को, जिससे आपको डर था, मैंने उसको खत्म कर दिया है, अब आप पधारो। लेकिन उसने कहा कि साहब मैं तो संतुष्ट हूँ, मैं तो बदायूं की जागीर से संतुष्ट हूँ, है ना, और मेरे पिता ने जो है आपको पुत्र कहा है, इसलिए मैं मानता हूं कि तू मेरा बड़ा भाई है, इसलिए मैं दिल्ली का साम्राज्य तुझे देता हूं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है बेहलोल लोदी शासक बन गया। ठीक है, और इस शासक बनने के बाद में उसने जो है अलाउद्दीन आलम शाह का जो नाम था खुतबे वगैरह से, सिक्के वगैरह से हटा दिया। ठीक है, और ये शासक बन गया। ठीक है, अब जो बात आती है कि बेहलोल लोदी के बारे में हम जान लेते हैं कि बेहलोल लोदी की कुछ और घटनाओं के बारे में। तो बेहलोल लोदी के जो पिता वगैरह थे या दादा वगैरह थे वो अफगानिस्तान से आए थे। और इसका जो दादा था नाम था बहराम। बेहलोल लोदी के दादा का नाम क्या था? बहराम। क्या नाम था? बहराम नाम था। और ये क्या था? एक व्यापारी था। क्या था? व्यापारी था। क्या था? व्यापार करने कार्य करता था। और ये बाद में जो है बहराम इधर मुल्तान में आके बस जाता है। मुल्तान पाकिस्तान में है ना। मुल्तान में आके उसके 5 पुत्र थे, सुल्तान शाह, काला, फिरोज, मोहम्मद और ख्वाजा। सुल्तान शाह, काला, फिरोज, मोहम्मद और ख्वाजा, ये 5 जो है इसके पुत्र थे। ठीक है, लेकिन इनमें से 2 ज्यादा फेमस थे। कौन से? एक तो सुल्तान शाह और एक काला। 2 फेमस थे, एक तो सुल्तान शाह और एक काला। सुल्तान शाह और एक बालानी काला। ठीक है, कौन था? काला। ठीक है, सुल्तान शाह और काला। ठीक है, और ये सुल्तान शाह क्या करता है, बाद में जो तैमूर के आक्रमण के बाद जो खिज्र का वहां का मुल्तान शासक बनता है उसकी अच्छी सेवा करता है। कौन करता है? सुल्तान शाह। ठीक है, सुल्तान शाह जब इसकी अच्छी सेवा करता है तो फिर वो उससे खुश होकर क्या कर देता है, उसको बुलंदशहर का गवर्नर बना देता है। हिंद का किसका बना देता है? सर हिंद का सूबेदार बना देता है। किसको? सुल्तान शाह को। ठीक है, और ये किसका पुत्र होता है? बहराम का। बहराम के 5 पुत्र होते हैं, उनमें से 2 पुत्र ही ज्यादा फेमस होते हैं, सुल्तान शाह और काला। ठीक है, और इस काला, ये काला था लेकिन बहादुर था। ठीक है, और इसकी पत्नी जो है गर्भवती थी, है ना, इसकी पत्नी गर्भवती थी। और एक दिन क्या हुआ कि जो है वो जो मकान पहले मिट्टी वगैरह के होते थे, है ना, तो मकान की जो भींत है ना, दीवार है, वो गिर गई और वो उसके नीचे दब गई। इसकी वाइफ जो है उसके नीचे, दीवार के नीचे दब गई और गर्भवती थी। लेकिन उसने जो काला उसका पति था, उसने क्या किया कि अपनी पत्नी का जो पैर चीर के और बच्चे को निकाल लिया। वो बेहलोल लोदी को, है ना, वो तो मर गई, लेकिन मरने से पहले जो है उसका अंतिम सांस चल रही थी ना, उसमें जो है बेहलोल लोदी को पेट चीर के निकाल लिया। ठीक है, वही जो है बाद में बेहलोल लोदी बनता है ना। और वो किसका पुत्र था? काला का। किसका पुत्र था? काला का। ठीक है, तो बेहलोल लोदी के पिता का नाम काला
सुल्तान शाह उसका चाचा था, बैराम उसका दादा था। ठीक है, अब जो है फिर बाद में क्या होता है कि एक युद्ध में काला भी मारा जाता है, एक युद्ध में काला भी मारा जाता है। ठीक है, तो फिर अनाथ हो जाता है, बेलोल लोदी क्या हो जाता है, अनाथ हो जाता है। लेकिन इसका जो चाचा होता है सुल्तान शाह, इसका जो चाचा सुल्तान शाह होता है वो क्या करता है, इसको पालता है, इसको पालता है। किसको पालता है, हाँ, बेलोल लोदी को पालता है। ठीक है, और वो उसे बहुत पसंद करता है, बेलोल लोदी को बहुत ही प्रेम करता है कौन, सुल्तान शाह। ठीक है, और अपने मरने से पहले जो है वो क्या करता है, अपनी लड़की की शादी उसके साथ कर देता है। सुल्तान शाह चाचा जो है अपनी लड़की की शादी किसके साथ में कर देता है, बेलोल लोदी के साथ में। ठीक है, एक तरह से फिर जवाई हो जाता है, और इसके अलावा वो उसको अपना उत्तराधिकारी बना देता है। उसे इतना प्रेम करता है कि अपने लड़कों की बजाय उसको जो है अपना उत्तराधिकारी बना देता है। तो फिर बाद में क्या होता है, जब सुल्तान शाह की मृत्यु हो जाती है तो सुल्तान शाह कहाँ का गवर्नर था, सरिंद का। ठीक है, तो सरिंद पर अब अधिकार किसका होगा, बेलोल लोदी का। ठीक है, ऑटोमेटिकली हो गया, क्योंकि उसने जो है उसको उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार जो है सरिंद का वो गवर्नर बन गया। बाद में धीरे धीरे उसने क्या किया, सारे के सारे पंजाब पर अधिकार कर लिया। पंजाब जो क्षेत्र है, पंजाब के दो भाग है, आपको पता है, पूरी पंजाब और पश्चिम पंजाब, है ना, एक पंजाब भारत में, एक पाकिस्तान में। अभी ना पूरे पंजाब पर उसने अधिकार कर लिया, शक्तिशाली हो गया। और बाद में जो है दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयास करने लग गया, लेकिन उसे ज्यादा अवसर नहीं मिला। लेकिन बाद में अलाउद्दीन आलम शाह के समय, जो तुगलक वंश का, सैयद वंश का अंतिम शासक था, उसके काल में उसको जो है दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करने का अवसर मिला, और उसने इस अवसर को गंवाया नहीं और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार जो है लोधी वंश की स्थापना होती। अब जो है ये शासक तो बन गया। ठीक है, कब बन गया, 1451 में, 19 अप्रैल 1451। अगर डेट पूछे तो 19 अप्रैल 1451, 19 अप्रैल 1451 को ये शासक बन गया। कौन बन गया, बेलोल लोधी। लेकिन शासक बनना तो आसान है, लेकिन जो गद्दी का जो दायित्व होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। बैठना आसान है, लेकिन उसके दायित्व निभाना मुश्किल होता है। और इसके सामने जो है बहुत बड़ी मुश्किलें थी। अब बैठ तो गया, लेकिन अब संभाले कैसे, है ना। अब संभालने के लिए समस्या क्या थी, कि समस्या ये थी कि मैंने आपको पहले बताया था कि दिल्ली सल्तनत सैयद वंश के शासकों के समय जो है सीमित रह गई थी। ठीक है, सैयद काल में जो है दिल्ली सल्तनत का जो पार्ट था ये इतना था। ठीक है, ये इतना ही पार्ट था। ठीक है, इतना ही पार्ट था। ये जो मुल्तान वगैरह, जो सिंध मुल्तान का क्षेत्र था और दिल्ली का क्षेत्र था, कुछ आपके दोआब का क्षेत्र था, मेवात का क्षेत्र था, ये जो है दिल्ली सल्तनत के अंडर में था। ठीक है, फिर बाद में जब बेलोल लोधी शासक बनता है तो उसके पड़ोस में कुछ राज्य रहते हैं, जैसे गुजरात है, यहाँ पर गुजरात का राज्य था, यहाँ पर जो है जौनपुर का राज्य था, जौनपुर में एक वंश था सरकी वंश, है ना, वहाँ का राज्य था। यहाँ पर मालवा का राज्य था, है ना, और इधर मेवाड़ का, है ना, राजस्थान में मेवाड़ का राज्य था। और ये शक्तिशाली थे, और वो ये सब चारों राज्य चाहते थे कि दिल्ली पर अधिकार कर ले। तो इसके लिए समस्या थी। इसके अलावा उसके काल में जो है बहुत विद्रोह होते थे। मैंने आपको बताया था कि सैयद काल में जो स्थानीय शक्तियां थी, उन्होंने तभी राजस्व दिया जब उनके खिलाफ सैनिक अभियान किया गया। अगर सैनिक नहीं भेजते थे ना तो वो राजस्व नहीं देते थे, और राजस्व वसूल करना भी जरूरी था। तो इस प्रकार दूसरी समस्या ये थी। तीसरी समस्या ये थी कि जो ये कौन सी जाति का था, अफगान का। कौन सी जाति का था, अफगान या पठान था। और अफगान और पठानों की जो कुछ प्राकृतिक विशेषताएं, कि जिस क्षेत्र में वो रहते हैं, देखो ये इस क्षेत्र में रहते हैं, है ना, इस तरफ जो मुल्तान का क्षेत्र है, हिंदुकुश पर्वत है ना, सुलेमान पर्वत है ना, इस क्षेत्र में वो रहते हैं। और इस क्षेत्र में पहाड़ियों वगैरह है, और पहाड़ियों में जो है पहाड़ियों में जो जाति रहती है, उन सबको एक साथ नहीं रख सकते। वहां पर क्या होते थे, छोटे छोटे कबीले होते थे, और कबीले का एक सरदार होता था, है ना। और सरदार भी ऐसे नहीं कि वो पूरा हुक्म चलाता था, सब बराबर थे। वहां पर जो है अफगानों में ये विशेषता थी कि वो सबको समान मानते थे। जबकि तुर्कों में क्या था, तुर्कों में एक लीडर होता था, सुल्तान होता था, और सबको उसका ऑर्डर मानना पड़ता था। लेकिन इसमें क्या था, अफगानों में यह आदत थी कि अगर किसी को दबाने का प्रयास किया जाता, किसी को हुक्म दिया जाता, तो उठ के चला जाता, मैं कौन मानूं सा, है ना। ऐसी उनकी बराबर वाली कंडीशन थी। अब उन अफगानों को कंट्रोल करना मुश्किल था कि ऐसे लोगों को कंट्रोल कैसे करें, कि उनमें से मान लो एक शासक बन गया बेलोल लोधी, ओके यार, काल तो अपने साथ बैठ तो रहा दे, वो शासक बन गया और अपन आज हुक्म दे रही हो, ऐसी फीलिंग थी उनके अंदर। तो इस फीलिंग को मिटाने के लिए क्या करें, तो इसके लिए भी कुछ उसने किया। तो उसने कुछ प्रयास किए, इसके बारे में हम देखते हैं। पहला उसने जो प्रयास किया
वो था अफगान रईसों के साथ व्यावहारिक व्यवहार। अफगान रईसों के साथ व्यावहारिक व्यवहार, कि भाई अफगानों की जो समस्या थी कि वो किसी को शासक मानने में मतलब जो है राजी नहीं थे, सबको बराबर मानते थे। तो इसके लिए उसने क्या किया कि उन सबको संतुष्ट करने के लिए उनको कहा कि भाई जो है देखो मैं शासक बन रही हूँ, है ना, थाना कोई ने ऐतराज है तो मैंने उठार दो, है ना, भाई प्यार से समझाया उनको कि एक ने तो बढ़नू पड़ी, है ना, और कासा दिनों मौको आयो है, कासा दिनों मौको आयो है, अता दिन तो आप सैनिक ही सैनिक रहता, ठीक है। अब पहली बार मैं प्रमोट हुआ हूँ, चांस मिला है, और आप अगर ऐसे करोगे ना तो ये चांस भी हाथ से चला जाएगा। तो उसने उन सबको समझाया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर, है ना, लेकिन हमें भी कुछ देना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, अफगानों में जो है पदवियां उपाधियां बांटी, मतलब किसी को कोई पद दे दिया, किसी को कुछ और पद दे दिया, किसी को कोई उपाधि दे दी, तो सबको संतुष्ट कर दिया। इसके अलावा जो अफगानिस्तान क्षेत्र में जो अफगान रहते थे उन सबको इन्वाइट किया, कि भाई यहाँ पर आओ, देखो यहाँ पर आपका जाति का शासक बना है ना, आप सब लोग आओ, हम यहाँ पर बहुत कम संख्या में, और हम जो कम संख्या में और तुर्क बहुत ज्यादा संख्या में, और अगर हम कम संख्या में रहेंगे तो तुर्क हमें शासन करने नहीं देंगे, इसलिए आप जो अफगान लोग हैं वो सब लोग यहाँ पर आओ, ठीक है। तो वहां पर अफगान आने लग गए और उसकी सेना जो है बहुत शक्तिशाली हो गई, क्योंकि तुर्कों के मुकाबले उनकी सेना शक्तिशाली हो गई, ठीक है। इसके अलावा वो जो अगर कोई सरदार उसे रूठ जाता था तो वो उसके घर पे जाता था, मनाता था, है ना, कुआड़ नहीं खोलता तो खटखटा तो, भाई कहीं हो रहे, हाँ किए निश्चय हो, है ना, कहीं बात हुई जा रहे, और वो अगर नहीं मानता था तो उसके पैरों में अपनी पगड़ी रख देता था। ऐसा सुल्तान था, और वो कभी भी सरदारों के सामने गद्दी पर नहीं बैठता, सब जो है चटाई को बिछाते थे, दरी बिछाते थे, और उसके ऊपर आराम से बैठता था, ठीक है। तो ये ऐसा उसका राजू सिद्धांत था, लेकिन वो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग वो होशियार आदमी था कि भाई इस जाति को जो बिल्कुल आड़ू जाति है, बिल्कुल बर्बर जाति है, उनको समझ नहीं है इतना, उनको कैसे कंट्रोल करना है। अगर उनके सामने जाके बैठ जाए सिंहासन पर, देखो काल तो आपने हार्ट बैठो और देखो बैठो है ना, ऐसी फीलिंग को हटाने के लिए उसने ऐसा किया, ठीक है। अब दूसरा जो कार्य किया वो था धर्मनिष्ठ मुस्लिम। इसका जो महत्व था कि वो धर्मनिष्ठ मुस्लिम था, वो बहुत ही अच्छा इंसान था, है ना, वो इस्लाम को अच्छी तरह मानता था, इस्लाम के जो रूल्स जो नियम कायदे थे उनको अच्छी तरह फॉलो करता था, ठीक है। बाकी सुल्तानों की तरह नहीं था कि जो है किसी की बीबी देखी, किसी की वो देखी, टूट पड़े। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था कि पद्मिनी देखी सुंदर है, उठा के ले आओ, है ना, बाकी ने क्या किया, वो उसकी बीबी सुंदर है तो उसको उठा के ले आओ, ये करो। तो ये इस्लाम में नहीं है, लेकिन उसने 2-3 बार, जो ये आपके जौनपुर के शासक थे मोहम्मद शाह, उसकी वाइफ को 2-3 बार पकड़ लिया था, लेकिन उसने जो है इज्जत के साथ में उसको वापस लौटा दिया कि भाई देखो हमारी दुश्मनी अलग है ना, ये बात अलग है। तो ये एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम था, क्या था, धर्म को मानने वाला अच्छा मुस्लिम था, 5 बार नमाज पढ़ता था, रोजा रखता था, सब काम करता था, ठीक है। अब अगला जो था इसका कार्य वो था दूरदर्शी व्यक्ति। ये बहुत ही दूरदर्शी, मतलब दूर की सोच के चलने वाला था, इसलिए उसने जो क्या किया कि आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ी समस्या क्या थी, मंगोल संकट की, और उत्तर पश्चिमी भारत से जो है मंगोल आक्रमण करते थे, ठीक है। और उसने जो है इसके लिए पहले ही व्यवस्था कर दी, अपने पुत्र मुहम्मद खां को यहाँ पर नियुक्त कर दिया सीमा पर कि भाई जो है यहाँ से अटैक हो सकते हैं, इसलिए आप वहां परमानेंटली यहीं पर आप अपॉइंट रहो, ठीक है। तो अपने पुत्र मुहम्मद को नियुक्त कर दिया, और उसका जो है सोचना सही निकला, और 1478 में जो है मंगोल आक्रमण करते हैं। लेकिन उसका जो पुत्र ऑलरेडी यहाँ पर जो है पोस्टेड रहता है, तो वो क्या कर देता है, उनको पराजित करके वापस भेज देता है। अगर वो यहाँ पर नियुक्ति नहीं करता तो डायरेक्टली वो दिल्ली पर आक्रमण करते। तो ये बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति था, कौन, बहलोल लोदी, ठीक है। अब इसका अगला जो कार्य होता है वो जौनपुर के सरकी शासकों के संघर्ष। मैंने आपको पहले बताया था कि जौनपुर जो है यूपी में है, जौनपुर कहाँ है, यूपी में, और जौनपुर का जो नगर है वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया था। मैंने आपको बताया था फिरोज शाह तुगलक जो था बहुत सारे जो नगर वगैरह बनाए थे उसने, और इसमें जो है जौनपुर भी एक था। जैसे फिरोज शाह कोटला मैदान है ना, फिरोज शाह कोटला का मैदान, वो जो है फिरोज शाह ने बसाया था, ठीक है। और जो है जौनपुर बसाया था अपने जो भाई है मोहम्मद बिन तुगलक, उसका मूल नाम था जोना खां। क्या नाम था, जोना खां, और उसी के नाम पर जौनपुर बसाया गया था, ठीक है, जौनपुर बसाया गया था। लेकिन बाद में जो ये तुगलक परवर्ती शासक थे, उसके काल में एक हिजड़ा मलिक सरवर वहां पर एक अलग राज्य की स्थापना कर लेता है, और एक नया वंश चालू होता है, उसका नाम होता है सरकी वंश। क्या नाम होता है, सरकी वंश,
ठीक है, सरकी। और इसी सरकी वंश से, जौनपुर के जो सरकी वंश था, इसके साथ में बेलो लोधी का संघर्ष होता है, बेलो लोधी का संघर्ष होता है, ठीक है। अब यहां पर जो शासक होता है वो होता है मुहम्मद शाह। जौनपुर में शासक होता है कौन सा होता है? मुहम्मद शाह, मुहम्मद शाह सरकी। और मुहम्मद शाह जो है चाहता है दिल्ली पर अधिकार करना, मुहम्मद शाह जो दिल्ली पर अधिकार करना चाहता है। अब बात आती है क्यों करना चाहता है, तो जो मुहम्मद शाह जो था वो अंतिम सैयद शासक अलाउद्दीन मसूद शाह, अंतिम सैयद शासक अलाउद्दीन मसूद शाह का दामाद था। अलाउद्दीन मसूद शाह का क्या था? दामाद था। कौन? महमूद सरकी शासक। तो उसके आधार पर वो जो है दिल्ली पर अपना अधिकार समझता था। और उसकी जो वाइफ थी वो बार बार उसको कहती थी, देखो पापा का राज्य पर दूसरा अधिकार कर लियो, है ना, थे यहीं बैठा हो, है ना। तो वो बार बार उसको कहती कि जाओ लड़ाई करो भी, बेलो लोधी वो देखो कहां से आया और पापा के राज्य पे अधिकार कर लिया, ठीक है। तो बार बार उसको जो है प्रोत्साहित करती रहती थी। और उसने जो है उसके प्रोत्साहन में आके उस पर दिल्ली पर अटैक किया। लेकिन जब उसने अटैक किया था वो उधर सरहिंद की तरफ गया हुआ था, वो आपके बेलो लोधी। लेकिन जब उसे पता चला कि जौनपुर के शासक ने अटैक कर दिया तो वो वापस लौटा और उनको पराजित करके वापस भेज दिया। लेकिन फिर बाद में जब मुहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है तो उसके स्थान पर शासक बनता है हुसैन शाह। उसके स्थान पर शासक कौन बनता है? हुसैन शाह सरकी, ठीक है। और वो भी आक्रमण करता है, वो शक्तिशाली शासक होता है और बेलो लोधी को पराजित कर देता है। बेलो लोधी को क्या कर देता है? पराजित कर देता है। और पराजित करके उनके बीच में एक संधि हो जाती है, कि भाई गंगा नदी जो है ना, गंगा नदी अन्ना थारो अन्ना मारो, ठीक है। ये संधि हो जाती है कि इधर का राज्य मेरा और इधर का राज्य तेरा। लेकिन जब संधि हो जाती है, लेकिन बेलो लोधी संधि को मानता नहीं है। और जब वो वापस लौट रही होती है, जौनपुर की सेना वापस लौट रही होती है, तो पीछे से आक्रमण कर देता है, और पीछे से आक्रमण करके जो है उनको पराजित कर देता है और पराजित करके जौनपुर पर अधिकार कर लेता है। तो इस प्रकार जो है इसके काल में जो महत्वपूर्ण जो उसने कार्य किया था वो था जौनपुर पर अधिकार करना। जौनपुर का राज्य जो था दिल्ली, इनकी जो दिल्ली सल्तनत थी उसके बराबर था लगभग, इनका राज्य भी बहुत बड़ा था। तो इस प्रकार अब दिल्ली सल्तनत का विस्तार काफी हो गया, उसने जौनपुर पर अधिकार कर लिया। और कब किया था जौनपुर पर अधिकार? 1487 में जो है उस पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। कहां पर कर लेता है? जौनपुर पर अधिकार कर लेता है। अब जो आता है आपके अगला जो आता है ग्वालियर अभियान। ग्वालियर पर वो अभियान क्या 87 में लगभग अभियान करता है। ग्वालियर का शासक होता है कीर्ति सिंह। कौन होता है? कीर्ति सिंह, ठीक है। कीर्ति सिंह वहां का शासक होता है और इसके खिलाफ जो है वो आक्रमण करता है और उसे पराजित कर देता है। और कीर्ति सिंह जो है उसे बहुत सारा धन देता है, ठीक है। और कहा जाता है कि भाई जो है उसको जो है वो 1 लाख टका नजराना, 80 लाख टका कितना दिया जाता है? 80 लाख टका। ग्वालियर अभियान पर जो है कीर्ति सिंह के पराजित होने पर कीर्ति सिंह उसको कितना देता है? 80 लाख टका जो है नजराने के रूप में देता है, ठीक है। तो इस प्रकार ग्वालियर को पराजित कर देता है। अब ग्वालियर के अधीन एक और राज्य था, उसका नाम था धौलपुर। क्या था? धौलपुर। और उस पर जो है वो आक्रमण करता है 1489 में आक्रमण करता है धौलपुर, और धौलपुर पर पराजित कर देता है। हालांकि उसे 100 मण सोना प्राप्त होता है वहां से। कहां से? धौलपुर से। धौलपुर पर जब 1419 ईस्वी में वो आक्रमण करता है तो उसे 100 मण सोना प्राप्त होता है वहां से। कितना सोना प्राप्त होता है? 100 मण। लेकिन जून के महीने में वहां पर आक्रमण करता है ना, और उस समय बहुत ज्यादा गर्मी थी, है ना, और लू बाज थी जोरदार। लू, जो गर्म हवाएं होती है, तेज गर्म हवाएं, वो क्या कहलाती है? लू कहलाती है। और वो लू बाज रही थी और उसी समय जो है उसको लू लग गई। क्या लग गई? लू लग गई। और लू लगने से जो है क्या हुआ कि उसका 12 जून 1489 को जो है उसकी मृत्यु हो गई। 12 जून 1489 को इसको जो है मृत्यु हो गई। किसकी? बेलो लोधी की। तो इसने बहुत बढ़िया कार्य किए थे। 1-2 कार्य और है जो उसने किए थे। वो था कि एक सवाल बनता है कि जो बेलो लोधी था वो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा अवधि तक शासन करने वाला शासक था। लगभग 38 साल तक शासन किया था। दिल्ली सल्तनत में कोई भी ऐसा शासक नहीं था जिसने इतनी लंबी अवधि के लिए शासन किया था। इसके अलावा जो है उसने एक सिक्का चलाया था, उसका नाम था बेलोली। क्या नाम था? बेलोली, ठीक है। बेलोली नाम का उसने सिक्का चलाया था और जो है वो अकबर के काल तक चलता रहा। ये चांदी का सिक्का था, ठीक है। इसके बाद में जो उसका
हिंदुओं को अपने दरबार में नियुक्त करना, हिंदुओं को अपने दरबार में नियुक्त करना। उसके दरबार में जो राव प्रताप सिंह, राव करण सिंह, राव राय नरसिंह, कई प्रकार के हिंदू जो है दरबारी नियुक्त थे, है ना, जबकि पहले के सुल्तानों ने जो ऐसा नहीं किया। तो हिंदुओं के प्रति उसने उदार नीति अपनाई। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा शासक था, बहुत ही अच्छा शासक था। ठीक है, तो आज हमने जो है बेलून लोदी के बारे में पढ़ा, कल हम जो है इसके पुत्र और उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।